आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। पिछली वीडियो में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। एंड नाउ अब हम उस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को, वो पढ़ने वाले हैं। पहला फैक्टर है रिस्क। अब हम सबको पता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का हमने पढ़ा था ना डिफाइन, कि प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, ये हमने पढ़ा था ना कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो हम इसी से रिलेटेड डेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड इक्विटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम इसके फैक्टर्स में जानेंगे। पहला है रिस्क। डेट हमारा ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट कंपल्सरी देना ही देना पड़ता है डेट पे। इंटरेस्ट एक कंपल्सरी पेमेंट होती है। अगर फर्म ने कर्जा लिया है तो उस पर उसको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। इक्विटी इससे लेस रिस्की होती है क्योंकि जो फर्म है वो बाउंड नहीं होती कि उसको इक्विटी पे डिविडेंड देना ही देना है, बट वो डेट में बाउंड हो जाती है कि इवन उसे लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, बट फिर भी वो अपना इंटरेस्ट पे करेगी। इसलिए डेट में रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। तो इससे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इफेक्ट होता है। अब आता है हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। इंटरेस्ट अगर हमारा कम लग रहा है डेट पे तो हम डेट को प्रेफर करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा लग रहा है तो हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे। तीसरा आता है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब है कि अगर अब क्या होता है कि कंपनियां जो है ना वो कई बार डेट प्रेफर करती हैं, कई बार इक्विटी। वो उनके फैक्टर्स जो है हमने डिस्कस कर लिए थे कि किसमें उनको डेट प्रेफर करना चाहिए, इक्विटी करना चाहिए, वो हम इसको कर चुके हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में। बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये क्या कहता है कि हमें एक्सेस डेट का यूज नहीं करना, क्योंकि हमने पहले उसमें पढ़ लिया कि डेट ज्यादा रिस्की है, ठीक है। अगर हमने एक्सेस डेट का यूज कर लिया तो इससे हमारा इक्विटी की कॉस्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, जो कि हमारा एक गुड सिचुएशन नहीं है। इसलिए हमको एक्सेस डेट का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए रिस्की है। ज्यादा रिस्क फैक्टर डेट में ज्यादा होता है, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इफेक्ट होती है। फोर्थ आता है हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट हमने पहले ही पढ़ा था। इट रेफर्स टू द कॉस्ट which incurred in raising finance. Cost incurred in raising finance. फाइनेंस को रेज करने में जितनी भी कॉस्ट आ रही है वो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो ये हमेशा इक्विटी में हाई होती है, ये भी हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये इक्विटी में हाई है तो शेयर होल्डर्स क्या, हमारे जो वो हैं जिनको हमने इशू करा है, वो क्या ऑप्ट करना चाहेंगे, डेट, ठीक है। तो हमारा ये अट्रैक्ट करता है शेयर होल्डर्स नहीं, यहाँ पे पीपल लिख लो, ऑप्ट करें, वो डेट ऑप्ट करें क्योंकि वो इक्विटी में हाई है, ठीक है। फिफ्थ आता है हमारा कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन कहता है अगर शेयर होल्डर्स अपना कंट्रोल लूज करना चाहते हैं तो वो इक्विटी इशू कर देंगे, अगर वो अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहते तो वो डेट इशू कर देंगे। इसका रीजन भी पहले बता ही रखा है कि जो पहले मान लो 2 शेयर होल्डर हैं, एक फर्म को वो चला रहे हैं, एक फर्म को 2 शेयर होल्डर्स चला रहे हैं, बट उन्होंने इक्विटी इशू कर दी तो और भी लोग उस फर्म को चलाने के लिए आएंगे और शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे। यानी कि इन दो जो ताकत पहले 2 शेयर होल्डर्स के पास थी वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए वो अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं इक्विटी इशू करके, लेकिन अगर वो नहीं चाहते तो वो डेट इशू कर सकते हैं। 6th फैक्टर आता है कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो वो डेट ऑप्ट करेगी, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट पे पेमेंट वो आसानी से कर सकती है। बट अगर वीक है तो वो इक्विटी प्रेफर कर सकती है, क्यों, क्योंकि डिविडेंड देना कोई कंपल्सन नहीं होता। 7th आता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने ये कैपिटल स्ट्रक्चर पे आसानी से पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है इंटरेस्ट रेट ऑन डेट से, तो हम डेट को प्रेफर करते हैं, डेट को हम और इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि हम अपनी ईपीसी को इंक्रीज कर सकें अकॉर्डिंग टू ट्रेड ऑन इक्विटी। वही हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि भाई हमने डेट इन्वॉल्व करते जाना है ईपीसी को बढ़ाने, ईपीएस को बढ़ाने के लिए। क्यों,
जब तक हमारा जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हो जाता इंटरेस्ट रेट से। 8th आता है हमारा टैक्सेशन पॉलिसी। ये कहता है हमारा, अब ये 2 मेन पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं कि हमारा जो डेट पे इंटरेस्ट होता है ना वो एज एक्सपेंस हम ट्रीट करते हैं, बट जो हमारा टैक्स होता है डेट पे वो हम एज सेविंग ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये माइंड में रहनी चाहिए ये बात कि इंटरेस्ट जो है डेट पे वो एक्सपेंस है, बट टैक्स जो है वो सेविंग्स है। तो जैसे जैसे हमारा टैक्स रेट बढ़ता है डेट पे तो उसकी कॉस्ट कम होती चली जाती है, बट अगर वो घट रहा है तो डेट की कॉस्ट ज्यादा है। कैसे? जैसे मान लो डेट इतने का है एंड इस पे टैक्स इतने का लगा है, 10,000 का डेट है, इस पे 30% टैक्स लगा है, ठीक है, एंड इस पे इंटरेस्ट 10% का है, तो 1,000 हम एज एक्सपेंस ट्रीट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। अब आता है हमारा कि अगर हम डेट को आफ्टर टैक्स करें, भाई डेट इतना है, इस पे 30% यानी 3,000 का टैक्स लगा, यानी अब इसकी वैल्यू आफ्टर टैक्स कितनी हुई? 7,000 रुपये। यानी कि जितना जितना अगर मान लो ये टैक्स बढ़ जाता, 40% हो जाता, तो इस डेट की वैल्यू आफ्टर टैक्स कितनी होती? 10,000 माइनस 4,000 यानी 6,000, यानी 7,000 से वो 6,000 हो गई। यानी जैसे जैसे टैक्स रेट मेरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मेरी कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स मेरा कितना होता जा रहा है? कम होता चला जा रहा है। तो ये पॉइंट यही कहता है कि जैसे इनवर्स रिलेशनशिप होता है टैक्स में और डेट में, डेट की कॉस्ट में। ठीक है, जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ेगा वैसे ही हमारा कॉस्ट ऑफ डेट घटेगा। अब आता है हमारा 9th पॉइंट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। देखो, जो हम इशू शेयर्स करते हैं, डिबेंचर करते हैं, वो एक ऑथराइज्ड बॉडी के जो गाइडलाइंस होती है ना उसके अकॉर्डिंग करते हैं, जिसे हम कहते हैं वो ऑथराइज्ड बॉडी है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अकॉर्डिंग जो ये गाइडलाइन जारी करेगा हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन यानी सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस हो जाता है। 10th आता है हमारा स्टॉक मार्केट कंडीशन। ये बहुत बार बता चुके हैं कि 2 कंडीशन होती हैं किसी भी स्टॉक मार्केट के, 2 कंडीशन होती हैं, बुलिश फेज एंड बियरिश फेज। बुलिश फेज को कहते हैं बूम पीरियड, बियरिश फेज को कहते हैं डिप्रेशन पीरियड। बुलिश फेज में प्रॉफिट ज्यादा अर्न होता है लेकिन बियरिश में प्रॉफिट कम होता है। अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। लोग कौन? स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग। तो वो कौन? इक्विटी रिस्क लेने के लिए तैयार है, यानी कि अगर उनपे अगर जिन्होंने इन्वेस्ट करा है अगर रिटर्न ना भी मिले तो भी चलेगा उनके लिए, क्योंकि वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, उनके पास इतना प्रॉफिट है कि वो उस रिस्क को कवर अप कर लेंगे, तो वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर उनके पास प्रॉफिट कम है और वो चाहते हैं कि भाई जहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमको वहां से रिटर्न मिले ही मिले, तो वो डेट में करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। इंटरेस्ट की पेमेंट करना फर्म के लिए कंपल्जन होता है, बट डिविडेंड की पेमेंट करना फर्म के लिए कंपल्जन नहीं होता। 11th फैक्टर आता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। तो अब भाई सिंपल सी बात है, एक फर्म जो है वो दूसरे फर्म की कैपिटल स्ट्रक्चर को देख के इन्फ्लुएंस होगी, उससे आइडिया लेती है कि हाँ भाई अपना कैपिटल स्ट्रक्चर हमें कैसे रखना चाहिए। अगर कोई सक्सेसफुल कंपनी है तो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो बाकी सारी फर्म्स के लिए आइडल एक बनती है, तो जिससे वो उसके कैपिटल स्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाउ मेनी डेट कैन बी इन्वॉल्व, इक्विटी कितना हम इन्वॉल्व करें। ठीक है, तो हम किससे ये ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे दूसरी फर्म्स ने अपना। सो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ये कहता है कि हम डेट को एक लिमिट तक इशू कर सकते हैं। अगर फर्म उस लिमिट को क्रॉस कर देती है तो वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देती है फर्दर डेट को इशू करने की। तो इसलिए एक रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि हमें डेट इतना ही इशू करना है, मतलब डिवेंचर्स इतने ही इशू करने हैं एक लिमिट तक। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए फर्म के पास, कि वो ऐसा नहीं है कि वो एक्सेस डेट को इशू करती जा रही है, नहीं। 14th आता है हमारा ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताती है कि इंटरेस्ट की कवर अप कैसे हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी जल्दी की जा रही है। अगर वो अच्छे से की जा रही है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई का मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट की पेमेंट अच्छे से जल्दी जल्दी की जा रही है, तो हम डेट को ज्यादा इशू करेंगे। क्यों? अब जो हमारे डिवेंचर होल्डर्स हैं वो यही देखते हैं कि जो कंपनी है वो इंटरेस्ट कैसे पे कर रही है अपने डिवेंचर होल्डर्स को। ठीक है, तो अगर वो अच्छे से पे कर रही है, टाइमली पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट की, तो वो उस कंपनी के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं एंड वो अपना ये चाहते हैं कि हम भी इस फर्म में थ्रू डिवेंचर्स, उनको डिवेंचर्स लेके हम उसमें इन्वेस्ट कर दें। तो
इसलिए हमारी अगर हाई होती है तो डेट हमारा ज़्यादा इशू करती है कंपनी। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक है कि ये कैश फ्लो पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती कि ये स्ट्रांग है। मतलब ये नहीं बताती कि कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है। इसके ना ढंग से वो बता नहीं पाती कि ये स्ट्रांग है या वीक है। वीक भी हो सकती है, स्ट्रांग भी हो सकती है। एक एक्यूरेट आइडिया नहीं मिल पाता इस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से। बट इसकी यही ड्रॉबैक को कवर अप करती है DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जो अच्छी कैश फ्लो पोजीशन को बता देती है बिल्कुल एक्यूरेटली कि हाँ भाई वो वीक है या फिर वो स्ट्रांग है। ये ढंग से नहीं बता पाती ICR, बट डेट सर्विस कवरेज रेशियो ये चीज बता देती है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो में क्या है कि हम इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी कितने अच्छी तरीके से पेमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके भी बिल्कुल सेम है जैसे ICR में था। अगर वो ये हाई है तो डेट भी हम ज्यादा इशू करेंगे। इसी तरीके से अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो हाई है तो मतलब हम डेट ज्यादा इशू कर सकते हैं। एंड इट रिमूव्स द वीकनेस ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, एंड इट शोज द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे आगे हमारे ये खत्म होते हैं।